हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्रोत के इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स रियल नंबर्स रियल नंबर्स पर हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। 30 गो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप लोग अंत में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही मार्क किया, और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगेगा तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या ज्ञात करने की एक विधि है। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। केवल 2 का घात पूछा है, ध्यान दीजिए, केवल 2 का घात। तो 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से 72 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, यानी कि 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4, यानी कितनी बार 2 आया तो 4 बार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हर साल एक नंबर में आते हैं, बस संख्या बदल जाएगा। जैसे 144 है तो वहाँ पर मान लीजिए हो गया 240, 500, 600, ठीक है, उसमें भी सेम नियम लगेगा। आप पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, जिसका भी घात पूछेगा आप लोग आसानी से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप लोग वीवीआई मार्क कर लीजिए, हर साल आता है। ये बराबर बी क्यू प्लस आर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें 3 वैल्यू गिवन रहता है। जैसे यहाँ पर दिया है, ए दिया है, बी दिया है, आर दिया है, तो आपसे क्यू का मान पूछा है। तो सिंपल ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए का मान है हमारे पास 37, बी का मान है 4, क्यू का मान ज्ञात करना है, आर का मान है 1। तो इधर +1 है, ये अगर बराबर के इधर जाएगा मतलब 37 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 36। ये +1 इधर चला गया बराबर के, तो 37 में से 1 घट गया, ठीक है। 37 में से 1 घटा 36 बराबर 4 क्यू। यहाँ से 4 से 9 बार में 36 कटेगा, यानी कि क्यू का मान आपका क्या आ जाएगा, क्यू का मान 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। मान लीजिए आपसे क्यू का मान पूछा था, मान लीजिए क्वेश्चन में आप एग्जाम में गए, वहाँ पर ए दे दिया, बी दे दिया, क्यू भी दे दिया, ठीक है, और आर पूछ लिया। तो सिंपल 3 वैल्यू देगा और 1 वैल्यू आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, परिमेय यानी रैशनल नंबर। आप लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी भी पूर्णांक हो, जहां पी पूर्णांक और क्यू भी पूर्णांक हो। पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब आप ऑप्शन नंबर ए पर जाइएगा तो यहाँ पर 4 तो परिमेय है, लेकिन √7 एक अपरिमेय है। परिमेय प्लस अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये परिमेय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में 10 प्लस √100 भी 10 होता है, तो हो जाएगा आपका 20। अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख लिए, जहाँ पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में पूछा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो सिंपल इसे बताना है। जैसे 2, ये तो एक परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन गलत है। √4 ये भी 2 के बराबर होता है, तो ये भी नहीं होगा। -3 ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूछा है आपसे अपरिमेय। तो अपरिमेय कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य, आई होप आप लोगों को पता होगा प्राइम नंबर क्या होती है।
अगर नहीं पता है तो आप लोग ध्यान से सुनिए प्राइम नंबर क्या। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हों, एक और स्वयं से विभाज्य हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 33 है, जो कि नहीं होगा क्योंकि ये 1 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य और 11 से भी है और खुद 33 से भी है। 39 ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 1 से भी है, 13 से भी है, 3 से भी है और 39 से भी है। 38 ये भी नहीं होगा, 1 से है, 2 से है, 19 से है और खुद 38 है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये केवल 1 से है और एक अपने आप यानी 31 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि निम्न में कौन सी संख्या भाज्य या यौगिक संख्या, यानी कंपोजिट नंबर आपसे पूछ रहा है। निम्न में कौन भाज्य या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या बोला है। तो आप लोगों को पता होगा भाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए तो इसमें कौन भाज्य संख्या है? 11 नहीं होगा क्योंकि ये केवल 1 से और 11 से कटता है। 31 भी नहीं होगा क्योंकि ये खुद 1 से और 31 से कटता है। 41 भी नहीं होगा क्योंकि यह 1 से और 41 से कटता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से कटता है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है और खुद 21 से भी कटता है। तो यही तो परिभाषा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कटती है उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही भी आई एकदम, इसे आप लोग मान लीजिए कि आएगा ही आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी 2026 में भी आएगा। पूछ रहा है कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है सह अभाज्य, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम कौन से नंबर होते हैं? तो वैसी दो संख्याएं, युग्म मतलब जोड़ा होता है, वैसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। वैसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो वो क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। 14 को और 35 का तो HCF 7 होगा, तो ये नहीं होगा। 13 52 भी नहीं होगा क्योंकि इसका HCF 13 होगा। 21 84 भी नहीं होगा क्योंकि इसका HCF 21 होगा। तो बचा कौन? ये आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका HCF जो होगा आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल जो आपके आगे भी भविष्य में आता है, जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे वहाँ भी ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और बहुत ही आसान होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा के। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लसा गुणे उनके मसा के। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोला है। अब आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये केवल दो ही संख्याओं के लिए मान्य है, केवल दो संख्याओं के लिए, केवल दो संख्या। ठीक है, ये केवल दो संख्या के लिए ही मान्य है। देखिए इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। देखिए सिंपल दिया है आपके सामने कि दो संख्याओं का HCF 27 है और LCM 162 है। एक संख्या दिया है 54, तो दूसरी संख्या पूछा, मान लीजिए दूसरी संख्या 1 है। तो सिंपल अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन है। 27 से कटेगा 54 2 बार में, 2 से कटेगा 162 81 बार में, यानी x का वैल्यू आपका यहाँ आ गया 81। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर दूसरी संख्या पूछा था। मान लीजिए आप एग्जाम में गए, वहाँ पर दे दिया लसा गुणा मसा दे दिया और एक संख्या दिया, दूसरी संख्या पूछेगा तो बता दीजिएगा। मान लीजिए वहाँ पहली संख्या दे दिया, दूसरी भी संख्या दे दिया और लसा भी दे दिया, तो आपसे वहाँ पर मान लीजिए मसा पूछेगा तो सेम उसी सूत्र पर बनेगा, सेम उसी सूत्र पर बनाइएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लसा गुणा मसा। ये तो सिंपल HCF के परिभाषा पर ही आधारित है। आप लोगों ने पढ़ा होगा HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है। HCF वह बड़ी से
बड़ी संख्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, यानी हम लोगों के भोजपुरी भाषा में काट दे, यानी उससे काटने के बाद कोई शेष न बचे, अर्थात शेष 0 बचे। तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह से काट देगा और सबसे बड़ा होगा। मान लीजिए सबसे बड़ा अगर आप देखें तो 7 पे गए, तो 7 तो 21 को काटेगा, लेकिन 12 और 15 को नहीं काट पाएगा, तो 7 नहीं होगा। फिर आप मान लीजिए 5 पर गए, 5 तो केवल 15 को ही काट पाएगा, ठीक है, 12 को और 21 को 5 विभाजित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन हट गया। तो अब आप 3 पर गए, तो आपने देखा कि 3 तो 12 को भी विभाजित कर देगा, 15 को भी और 21 को भी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था ये, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि 22/7 क्या है। 22/7 क्या है? तो सिंपल है, परिमेय संख्या की परिभाषा पर है कि 22 भी एक पूर्णांक है, 22 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन देखिए, लेकिन पाई क्या हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है या फिर क्या होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमेय संख्या होती है p/q के रूप की, जहाँ p भी पूर्णांक हो, q भी पूर्णांक हो और q ≠ 0 हो। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्रकृत संख्या होती है? नहीं। प्रकृत संख्या देखिए क्या होता है, प्रकृत संख्या वैसी संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत 1 2 3 4 ... ये अनंत तक जाएगा, इसे हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। मान लीजिए एक परिमेय संख्या तो ये भी है, एक मान लीजिए 1/2 एक परिमेय संख्या, आप लोगों को पता होगा। तो क्या इसमें आ रहा है प्रकृत संख्या में? नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। ये पूछा है कि प्रत्येक परिमेय होनी चाहिए, तो 1/2 तो नहीं है इसमें। पूर्ण संख्या आप लोगों को पता होगा कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या बनता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो इसमें भी 1/2 नहीं है, तो पूर्ण संख्या भी नहीं होगा। क्या पूर्णांक होगा? तो पूर्णांक होता है 0 1 2 अनंत तक ये भी जाता है, और इधर में -1 -2 अनंत -इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, -इन्फिनिटी तक। तो ये पूर्णांक भी नहीं होगा। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को मेल से बनता है, अर्थात वास्तविक संख्या का ही एक बच्चा है परिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोला है, यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, अंडरलाइन पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है। तो सिंपल है ये भी, आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक गिनती की संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक में आता है 1 2 3 4, ये 4 ही है, ये 5 अनंत तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक। इसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इसमें पूछा है सम बताना है, तो सम हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। और वो पूछा किस रूप का होगा, अगर q पूर्णांक है तो क्या इस रूप का होगा? तो बिल्कुल नहीं। मान लीजिए q का मान 1 लीजिएगा तो 2 गुणा 1 2 + 1 3 हो जाएगा, तो इस 3 तो सम नहीं है, 2q + 3 रूप का भी नहीं होगा, वो केवल और केवल 2q के रूप का होगा। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसी तरह कोई भी धनात्मक समपूर्णांक इसी रूप का होगा। q का मान 1 लीजिएगा तो 2 आएगा, q का मान 2 लीजिएगा तो 2 दूनी 4 आएगा, 3 लीजिएगा तो 2 3 6 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है कि 2.13 113 111 11113 कौन संख्या है? सिंपल है ये भी। आप लोग देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया, यानी शांत हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। अगर यही अनंत तक जाता तो अपरिमेय होता, लेकिन ये रुक गया, तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। इजीएस्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये बहुत काम आएगा आगे भी क्लासेस में कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में
अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यही नहीं, और देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं तो होती ही हैं, लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं और अनंत परिमेय संख्याएं भी होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सेम सवाल नहीं है, मतलब उसी टाइप का है। जैसे बोला है कि दो अपरिमेय संख्याओं, यहाँ पर बोला है दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका अनंत। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और इनके बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं भी होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं भी होती हैं। यानी कहने का कहना है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा क्या होता है। एक परिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा क्या होता है। देखिए इसे आसानी समझिए। मान लीजिए 2 एक परिमेय संख्या है, आप लोग जानते हैं कि 2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। जब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये 2 + √3 हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, या फिर यदि हम अंतर भी करेंगे तो ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हम लोग योग करें या फिर अंतर करें, वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेहतरीन सवाल है, ये एसएससी वगैरह में भी आता है। देखिए आप लोगों के 10th क्लास का भी एसएससी में ये आया था फिलहाल 2025 में। वहाँ पर भी दिया था कि दो लगातार या दो क्रमागत, लगातार या क्रमागत एक ही शब्द है, कॉन्सेक्यूटिव इसे इंग्लिश में बोला जाता है। दो लगातार या क्रमागत प्रकृत संख्याओं का HCF क्या। आप लोगों को पता होगा कि प्रकृत संख्या होती है गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 सब ... अनंत तक। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या। इनका HCF बोला किन्हीं भी दो लगातार प्रकृत संख्या, मान लीजिए कि वो 2 और 3 ले लीजिए, तो इसका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी मान लीजिए 10,11 ले लीजिए, इसका भी HCF 1 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि किन्हीं भी दो लगातार प्रकृत संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। चलिए एक और इसी पर सवाल बता दे रहे हैं कि मान लीजिए आपको पूछ दिया एग्जाम में, मान लीजिए दो लगातार प्रकृत नहीं पूछा कि दो लगातार, आपसे पूछ दिया कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा, का HCF लगातार होना चाहिए। यहाँ भी है दो लगातार। ठीक है, तो जैसे दो लगातार सम संख्या, मान लीजिए एक 2 हो गया और एक 4 हो गया। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, तो इनका HCF हमेशा 2 ही आएगा। किन्हीं भी दो लगातार जैसे 10,12 ले लीजिए, इनका HCF 2 आएगा। तो इस केस में आपका आंसर हो जाता है 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF आपसे पूछा है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। ठीक है, सहअभाज्य वैसी संख्या जिनका HCF 1 होता है, उनका परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल क्वेश्चन नंबर 20 है। अक्सर ये एग्जाम में आते रहता है, आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दिखेंगे। सिंपल आज समझ लीजिए ये कैसे बनते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि 0.49 में 49 के ऊपर बार है, ये बार है, अर्थात इसका मतलब है कि ये 0.49494949 ये आ रहा है बार बार, इसलिए ऊपर बार लगा दिया गया। ठीक है, चलिए सिंपल समझिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले लिख दीजिए जो दिया है 49 है तो 49 दशमलव भूल जाइए, 49 लिख दिए, अंश में
लिख दिए 49। जितने के ऊपर बार है हर में उतना 9 लिखते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जितने के ऊपर बार है हर में उतना ही 9 लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 49/99, ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए आपसे कोई पूछता 0.32 में 32 के ऊपर बार 24 संख्या है, लिख दीजिए अंश में 0.32 है तो 32 लिख दीजिए, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दीजिए। मान लीजिए आपसे आ गया कहीं पर 0.56 में 56 के ऊपर बार, तो इसे p/q में लिखेंगे तो क्या होगा 56/99। ठीक है, चलिए आगे बढ़। 21 है कि 0.3 में 3 के ऊपर बार, 0.3 में 3 के ऊपर बार प्लस 0.4 में 4 के ऊपर बार, इसे सरल करके बताइए, यानी इसे हल करके बताना है। सिंपल अभी मैंने बताया था, जितनी संख्या उसे लिख दीजिए, जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9, प्लस 4 है तो 4 लिख दीजिए, 1 के ऊपर बार है तो 1 9 9 9 का एलसीएम आपका हो जाएगा 9, 3 + 4 आपका हो जाएगा 7, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7/9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.57 का सरल रूप क्या होगा, तो सिंपल 0.57 का सरल रूप पूछा है, मैंने p/q पूछा है तो लिख देना है जो भी संख्या है आपके सामने। 57 है तो 57, जितने के ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है तो 5 घटा दीजिए, जितने के ऊपर बार है उतने 9 और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0। 5 के ऊपर बार नहीं था तो 1 0, 57 में से 5 घटेगा 52/90 आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में गए और वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ गया तो सेम नियम से बनेगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 0.42 में 2 के ऊपर बार, ठीक है, इसे p/q में लिखिए। तो सिंपल आप करना है, जो भी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है उसे अंश में से घटा दीजिए, फिर जितने के ऊपर बार है उतना 9 लिखिए और जितने के ऊपर बार नहीं है उतना 0, अर्थात इसका आंसर हो जाता है 38/90। इसे कटा देते 2 से तो हो जाता 19/45। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें 7 के ऊपर बार था, केवल 7 के ऊपर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है कि निम्न में किसी नहीं किस भिन्न का, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, निम्न में किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हर साल आपके क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आता रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा पूछा है। समझिए, दशमलव प्रसार शांत के लिए पूछा है तो उसी का दशमलव प्रसार शांत होता है जिसमें हर का, जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड, जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड जिसमें हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के पावर हो, 2 के पावर m हो, या फिर 5 के पावर n हो, या फिर 2 के पावर भी हो और 2 के पावर भी हो और 5 के पावर भी हो। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, इस मान लीजिए किसी का हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उसमें केवल 2 के पावर 3 आया तो ये भी शांत होगा, या फिर केवल 5 के पावर मान लीजिए कुछ भी आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ये भी शांत होगा, या फिर यदि 2 के पावर भी आया और 5 के पावर भी आया तो वो भी शांत होगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है कि किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यदि मान लीजिए जैसे आपके कहीं पर 4/6 रहता है तो इसे सरल रूप में करके लिखा जाता है, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2/3। तो जब भी दशमलव प्रसार शांत पूछेगा या फिर शांत पूछेगा तो आपको क्या करना, अगर कट रहा है तो उसे सरल कर लीजिए। जैसे 15/9, ये 3 से कटेगा 5 बार में और 3 से 3 बार में। तो इसमें हमेशा हर का अभाज्य गुणनखंड लिखा जाता है, ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो 3 का अभाज्य गुणनखंड में तो केवल 3 आएगा, 2 और 5 कहीं भी नहीं दिखेंगे तो ये शांत नहीं होगा। 19/210, इसमें भी 210 का जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो इसमें 3 आएगा और 7 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, लेकिन केवल 2 और 5 आना चाहिए तभी शांत होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो 15/1600 है, ये 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 320 बार में। 320 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएंगे, इसीलिए ये शांत होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 3 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहीं पर क्वेश्चन में आ गया कि 0.2 है, इसे p/q में लिखिए। तो इसे यहाँ पर डेसिमल को हटाकर नीचे 1 रखते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना 0, तो ये p/q हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इस डेसिमल को हम लोग हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, यदि दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो नीचे 3 0 आएंगे। ठीक है, 5 से कटाएंगे तो 101 बार में कटेगा और ये
5 दूनी 10, 200 बार में कटेगा। सिंपल। अब तो कटेगा नहीं, तो इसमें लिखना है इस 200 को अभाज्य गुणनखंड करके। ध्यान दीजिए, जब 200 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से 200, तो आएगा 2 से कटेगा 100 बार में, 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर मान लीजिए 25 आ गया तो 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से फिर 1 बार में। अर्थात इसमें आया 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, यानी 101 बटा में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, जो भी ऑप्शन होगा आंसर होगा। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है, बस आप कॉन्सेप्ट जानिए कि सिंपल हर का भाज्य गुणनखंड कीजिए, जो भी आया वही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल। अब अच्छे सवाल आ रहे हैं पिछले 2-3 सवालों से। देखिए, ये भी बोला यदि 140 बराबर 2 के पावर x गुणे 5 के पावर y गुणे 7 के पावर z है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। आपसे बोला है कि x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। सिंपल, 140 के आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 140 के आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, आएगा 2 से 70 बार में जाएगा, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। तो आप इसे लिख सकते हैं 140 बराबर 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। क्यों लिखे, क्योंकि ये 1 बार आया है। तो यहाँ से जब आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है, जब समानता नियम से देखेंगे तो यहाँ पर 2 के पावर x है और यहाँ 2 के पावर 2 है, यानी x का मान आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 के पावर 1 है, 5 के पावर y है, तो y बराबर 1 हो जाएगा। 7 के पावर 1 है, यहाँ 7 के पावर z है, तो z बराबर भी 1 हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पर मान रखिए, x का मान 2, y का मान 1 और z का मान 1, 1 से 1 0 हो गया। आंसर आ जाएगा आपका कितना, 2, ऑप्शन नंबर ए। फिर से आप लोग इसे देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या करना है, सिंपल 140 बराबर इतना दिया था, तो 140 का भाज्य गुणनखंड किए, 2 के पावर 2 गुणा 5 के पावर 1 गुणा 7 के पावर 1 आया। तो एक इससे जब आप लोग कंपैरिजन कीजिएगा तो x का मान हो जाएगा 2, y का मान हो जाएगा 1 और z का मान भी 1, और सिंपल इसमें रख दीजिए, जो भी मान आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि 0.375 के p बटा q के रूप में q का रूप क्या है, यानी कि हर का रूप क्या है। तो सिंपल, जैसे मैंने पीछे के सवाल में बताया था कि जब 0.375 को हम लोग नॉर्मल p बाई q के रूप में लिखेंगे, तो इस डेसिमल को जब हम लोग हटाएंगे तो नीचे 1 और 3 0 आएगा, क्योंकि 3 संख्या है, दशमलव के बाद 3 संख्या है, 1 2 3, तो 3 0। तो ये आपका कटेगा 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, फिर 25 से कटेगा, 25 चौका 100, 1 0, फिर 5 से कटाइए, 5 3 15, 5 8 है 40, यानी आपका आ गया 3/8। तो आपसे 8 का रूप पूछा है, यानी 8 का भाज्य गुणनखंड रूप पूछा है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 के पावर 3। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 5 के पावर 0 से आप लोग मत घबराइए, 5 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया। किसी भी संख्या का पावर, यदि मान लीजिए कोई संख्या है a, उसके पावर 0 कीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ भी 2 के पावर 3 8 हो गया, और गुणा 1 8 ही होगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 के पावर 3 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 के पावर 2 है, इसमें ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 के पावर 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से पूछा है कि 0.3 में 3 के ऊपर बार है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्रकृत है कि पूर्ण है। सिंपल, जब भी आपको बार दिखे, बार दिखा तो बोल दीजिएगा परिमेय। आप सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन ये मत भूलिएगा, कहीं भी अगर बार दिखे तो आपको क्या बोल देना है, वो परिमेय है। परिमेय अपरिमेय में पूछेगा क्या है, तो आप बोल दीजिएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 को देखते हैं ध्यान से। आप लोगों ने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसका सूत्र होता है, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। चलिए, तो सेम इसी फॉर्मूला पर लगाइए। बोला है कि दो अपरिमेय संख्या हो, ये है एक अपरिमेय संख्या और ये एक अपरिमेय संख्या, इनका गुणनफल यानी गुणा क्या हो। जब आप इसे 3 प्लस अंडर रूट 5
इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5 करके देखिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 बराबर 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। आपका आंसर जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि रूट 5 का स्क्वायर 5 कैसे हुआ, तो देखिए इसे कैसे हुआ। कहीं भी आपका अगर रूट ए है, मान लीजिए ए कोई संख्या इसका स्क्वायर पूछेगा तो ये ए हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कट जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या मान लीजिए 3 है, इसका स्क्वायर पूछेगा तो सिंपल 3 हो जाएगा। इसी तरह से रूट 5 का स्क्वायर 5 हुआ है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों के सामने कि 6, 8 और 22 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। 6, 8 और 22 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा एलसीएम के बारे में कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो सिंपल पहले आप लोग 6, 8 और 22 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 11 बार में। जब आप लोग इन सब का गुणा कीजिएगा, 2 3 6 चौका 24, 24 से 11 में गुणा कीजिएगा तो आएगा आपका 264। कितना आएगा 264, यानी एलसीएम आ गया आपका कितना 264। और एचसीएफ क्या आ जाएगा इनका, तो एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई इन संख्याओं को विभाजित करे, तो 2 हो जाएगा। 2 से बड़ा दुनिया में कोई भी संख्या नहीं है जो इन सबको विभाजित कर दे, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 264, एचसीएफ आ गया आपका 2। तो इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात मतलब होता है जो पहले पूछा है वो ऊपर रहेगा। जैसे 264 अनुपात मतलब बटा होता है, बटा में 2। तो 2 से काटेंगे तो ये 132 बार में जाएगा और ये 1 बार में, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए समझिए, अनुपात मतलब होता है आपसे कहीं पर बोल दिया जाए ए बटा बी, इसका मतलब हुआ ए अनुपात बी, ठीक है। इसमें भी 132 बटा 1 आया तो ये भी हो जाएगा अनुपात में 132:1, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने 30 प्रश्नों में कितना सॉल्व किया अपने से। ये आप लोगों के लिए एकदम क्रीम क्वालिटी क्वेश्चंस का मैंने ये संग्रह दिया था आप लोगों के सामने। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी हम लोग ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले चैप्टर्स को हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये बोला है कि एक अशून्य परिमेय, पहले तो आप लोग ये समझिए कि अशून्य परिमेय होता क्या है। अशून्य परिमेय संख्या वाला, अशून्य मतलब होता है नॉन जीरो रैशनल नंबर। अशून्य यानी कि वैसी परिमेय संख्याएं जो शून्य न हो, यानी जैसे कि वो क्या होंगी, शून्य नहीं होंगी तो 1 होंगी, 2 होंगी, -2 होंगी, या फिर 1/2 होंगी, 3/5 होंगी, -2/5 होंगी, ठीक है। ये सब होंगी -2/5। तो ये क्या है, एक अशून्य परिमेय संख्या। इनका बोला है कि यदि एक अशून्य परिमेय संख्या, मान लीजिए इसमें से 2 उठा लिए, और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3 या √2, √5 कुछ भी का गुणनफल बोला था, इसलिए हमने बीच में यहाँ पर गुणा दिया। ये हमेशा क्या होगा, तो ये बहादुर आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। किसी भी अशून्य परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या के साथ गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे देखिए मान लीजिए हमने 2 और √3 लिए, मान लीजिए अगर आप मान लीजिए आप लेते हैं यहाँ पर -3 और √5, तो ये भी आता है -3√5, ये भी क्या होता है, एक अपरिमेय ही होता है। तो चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और ऐसे ही धमाकेदार सेशंस के लिए इस ज्ञान स्रोत यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो इसका सब्जेक्टिव भी हम लोग बता देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर का बताया जाएगा और साथ ही ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। चैप्टर नंबर 2 पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। धन्यवाद।